Very warm and exciting good evening to all my dear friends and my dear students. अभी तक हम बात कर रहे थे शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, जिसमें जहाँ तक मेरे को लगता है कि जिन बच्चों का मैथमेटिकल बैकग्राउंड अच्छा है उनको इसको अंडरस्टैंड करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। हालांकि ये जो सारी चीज़ें जो आपको डिस्कस की जा रही हैं ये बहुत हाई लेवल की मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटेशनल जो कि टेक्निक्स पे निकाली जाती हैं। हमने केवल जो फाइनल सॉल्यूशंस हैं उन सॉल्यूशंस को आपके सामने ये प्रेजेंट किया है और उन पे बेसिक 11-12 लेवल का मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट किया है। कहने का मतलब ये है कि आपको 11-12 लेवल की मैथमेटिक्स की एक बेसिक फाउंडेशन या बेसिक इन्फॉर्मेशन अता पता होनी चाहिए कि आयोटा क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं। अगर किसी इक्वेशन में इमेजिनरी नंबर आ गया तो फिर उसको यानी रियल सॉल्यूशन में कैसे ट्रांसफॉर्म किया जाता है, ये कुछ बेसिक मैथमेटिकल इंफॉर्मेशन है जो आई होप कि ऑल ऑफ यू मस्ट बी अवेयर ऑफ, क्योंकि आप लोग एक बहुत ही प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन आईटी एडवांस के लिए अपियर होने जा रहे हैं। ये वीडियो केवल आईटी एडवांस एंट्रेंस एग्जामिनेशन वाले स्टूडेंट के लिए इंटेंड नहीं किया गया है। This video has been especially intended for all those students who are preparing for IIT advanced examinations, those who are preparing for NET, GATE, PCS, IAS, these type of the toughest examinations. कोई भी चीज़ टफ तभी तक होती है जब तक हम उस चीज़ को नहीं जानते हैं। Once we understand the basic fundamentals of the thing becomes very simple and very logical. तो एग्जैक्टली अभी तक जैसे मैंने आपको एस ऑर्बिटल के शेप्स के बारे में एक्सप्लेन किया, पी जेड ऑर्बिटल के बारे में डिस्कस किया, डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल के बारे में डिस्कस किया, रटते चले आ रहे हैं सारे लोग कि पी जेड डी जेड स्क्वायर, कभी दिमाग में नहीं आता है कि पी जेड, पी के नीचे जेड लिखा रहता है, डी के नीचे जेड स्क्वायर लिखा हुआ रहता है। ये जेड क्यों आता है, जेड स्क्वायर क्यों आता है, जस्ट मैंने प्रीवियस वीडियो में इसका इंटरप्रिटेशन जो कि दिया है। ये कुछ ऐसे बेसिक इनक्विजिटिव क्वेश्चंस हैं जो बच्चों के दिमाग में भी आते हैं जब वो चीज़ों को पहली बार जो कि सुनते हैं, बट दुख तब आता है, मतलब जो है कि द प्रॉब्लम तब उठती है कि जब उनके पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं उठता है। जनरली उनको ये समझा दिया जाता है कि ये जेड एक्सिस के लॉन्ग ओरिएंटेड है इसलिए इसको पीजेड बोल दिया जाता है। वही बच्चा टीचर से पूछने आया कि सर इसको जो है कि ये भी जेड एक्सिस के लॉन्ग है, इसको डी जेड क्यों नहीं बोला, इसको डी जेड स्क्वायर क्यों बोल दिया गया। तो एग्जैक्टली इस तरीके के बहुत सारे भ्रांतियां हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो बच्चों के दिमाग में अक्सर होते हैं, क्योंकि जो बच्चा नया नया इस तरीके की सिचुएशंस को फेस करता है, एक तरीके से उसका माइंड कम्प्लीटली एक फ्री स्टीरियोटाइप जो कि माइंड है, और उसके दिमाग में हमारा कर्तव्य बनता है, हमारा प्रयास होना चाहिए कि राइट इन्फॉर्मेशन हो, सही चीज़ें बच्चे के मन और मस्तिष्क पे जो कि जानी चाहिए, ताकि वो प्रैक्टिकल लाइफ में चीज़ों को प्रॉपरली अच्छे ढंग से अंडरस्टैंड कर पाए, अच्छे ढंग से एनालाइज भी कर पाए। ये मेरा हमेशा से जो है कि टीचिंग प्रोफेशन के दौरान कोशिश जो है कि रहा है। सिंपल चीज़ें हर कोई अंडरस्टैंड जो है कि लेता है, कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों के लिए आपको थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट जो है कि डालना पड़ता है। और यही कारण है कि जो भी मैं वीडियोस यानी बनाता हूँ वो स्पेशल वीडियोस होते हैं, वो बहुत सिंपल ऑर्डिनरी वीडियोज है कि नहीं होते हैं, जिनके बारे में
देखा जाए तो 90% एंड अबव लोगों के मिसकंसेप्शंस जो कि होते हैं, इन्हीं मिसकंसेप्शंस को दूर करने के लिए आज फिर मैं आप लोगों के सम्मुख हाजिर हूँ और ये समझाने के लिए कि एग्जैक्टली श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में जो एंगुलर वेव फंक्शन है उसका इम्पोर्टेंस एग्जैक्टली क्या है। थोड़ा सा आपको एक बेसिक एंड फंडामेंटल लेवल पे एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि एग्जैक्टली जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है वो एग्जैक्टली है क्या। इतना ज़्यादा जो है कि हल्ला इस इक्वेशन का क्यों है। फिजिक्स में आप लोग एक्चुअली जो क्वांटम मैकेनिक्स है, क्वांटम मैकेनिक्स इज़ अ ब्लेंड ऑफ द फिजिक्स, इट इज़ अ ब्लेंड ऑफ द मैथमेटिक्स and not a very ordinary mathematics. It is a mathematics which is based on the higher concept which I think you do not even study at the 11th 12th standard. It is also based on some computational techniques. Why computational techniques are adopted? Because the mathematical techniques are not able to give you the precise answer in a shortest possible of time. That is why the help of the supercomputer has been taken while dealing with a very complex equation, that is the Schrödinger equation. आपको एक सिंपल वे में अगर मैं श्रोडिंगर इक्वेशन के बारे में बताऊं तो श्रोडिंगर इक्वेशन की भाई जो कहानी है वो सिंपल सा ये है कि रुदरफोर्ड मॉडल आपने स्टडी किया, रुदरफोर्ड ने ये चीज़ को प्रोजेक्ट कर दिया कि सेंटर में किसी एटम के न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन उसी तरीके से घूम रहा है जैसे कि सोलर सिस्टम में प्लेनेटरी मोशन जो कि हो रहा है। जैसे सन इज़ मूविंग अराउंड द अर्थ इज़ मूविंग अराउंड द सन, और उसके मोशन को स्टेबल करने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स विच इज़ अफोर्डेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन इज़ अफोर्डेड, which is meeting out the necessary requirement of the centrifugal force. अब ये तो बात है कि रुदरफोर्ड ने बोल दिया, बोर ने भी इसी चीज़ को आगे कंटिन्यू किया और बोर ने भी यही बोला कि भाई इलेक्ट्रॉन किसी वेल डिफाइंड एनर्जी लेवल में मूवमेंट जो कि ले रहा है। 1924 was the year of the greatest milestone, जहाँ की एक डी ब्रॉक साइंटिस्ट जो कि पैदा हुआ, जिसका डी ब्रॉगली बोलते हैं, एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन है डी ब्रॉक। तो डी ब्रॉक साइंटिस्ट ने ये बोला कि भाई कि एवरी मूविंग पार्टिकल इज एसोसिएटेड विद अ वेव। इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन है, अगर हम बोर मॉडल को सच मान के चलें, इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन जो पार्टिकल है जब मोशन कर रहा है न्यूक्लियस के इलेक्ट्रिकल फील्ड में, उसको भी एक वेव के साथ एसोसिएट होना चाहिए, और जो फंडामेंटली बहुत सारे डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, इन फिजिक्स की इन कॉन्सेप्ट को इंटरप्रिटेशन भी देता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ये कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो कि इसके पार्टिकल नेचर के बारे में भी बात करते हैं। यहाँ से ये कंक्लूड होके ये आता है कि इलेक्ट्रॉन के अंदर पार्टिकल नेचर भी है, इलेक्ट्रॉन के अंदर एक वेव नेचर भी है। सब्सिक्वेंटली व्हाट हैपन, श्रोडिंगर एक साइंटिस्ट था कि श्रोडिंगर ने केवल इस बात को फोकस किया, उसने ये बोला कि भाई उसने केवल इलेक्ट्रॉन के वेव प्रॉपर्टी को कंसिडर किया, उसके पार्टिकल नेचर पर उसने इतना अटेंशन दे कि यानी नहीं दिया। और ये फाइनली देखा गया कि जो यूजुअल यानी क्लासिकल, जो आप क्लासिकल मैकेनिक्स और द न्यूटोनियन जो कि मैकेनिक्स स्टडी करते हैं, न्यूटोनियन मैकेनिक्स इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए सब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन इसमें इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती है। इसलिए एक नई ब्रांच का उद्गम होता है, जिस नई ब्रांच को जो कि क्वांटम मैकेनिक्स के नाम से जो कि जाना जाता है। It is a blend of all the concepts of the Bohr model, Schrödinger equation, Heisenberg uncertainty principle, और अल्टीमेटली श्रोडिंगर ने क्या किया कि इलेक्ट्रॉन को एक स्टैंडिंग वेव मान लिया। स्टैंडिंग वेव आप लोग जो है कि 12th की फिजिक्स के अंदर स्टडी करते हैं
स्टैंडिंग वेव हमेशा दो बाउंडेड रीजन के बीच में प्रोपेगेट करती है। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन की कॉन्सेप्ट को भी लाया गया कि इलेक्ट्रॉन दो बाउंड्रीज या दो बाउंडेड रीजन के बीच में है। इसमें एक रीजन यानी न्यूक्लियस होता है, दूसरा रीजन उसकी आउटरमोस्ट शेल होती है। इलेक्ट्रॉन न तो न्यूक्लियस के अंदर होता है, न इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ द बाउंड्री यानी आउट ऑफ द शेल होता है। इसको हम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से भी एक्सप्लेन करते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर कभी बाय द वे अगर हो जाए तो एग्जैक्टली इतना हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन का हो जाएगा कि इट विल फ्लाई अपार्ट। और इस वजह से हम लोग जो अभी जिंदा हैं, हम लोग भी जिंदा नहीं रह पाते, क्योंकि आफ्टर ऑल वी आर द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स, वी आर मेड अप ऑफ द मॉलिक्यूल्स। Molecules are just made up of atoms. Atoms are made up of electrons, protons and neutrons. तो हमारी एक बेसिक फंडामेंटल यूनिट भी इलेक्ट्रॉन है। अगर वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर चला जाए, इसका मतलब एटम का एग्जिस्टेंस ही फिनिश हो जाएगा। और एटम ही एग्जिस्ट नहीं होगा तो होल ह्यूमन लाइफ, होल प्लांट लाइफ, एवरीथिंग विच वी सी अराउंड कैन नॉट एग्जिस्ट एट ऑल। तो एग्जैक्टली श्रोडिंगर ने इलेक्ट्रॉन को एक स्टैंडिंग वेव मानते हुए, स्टैंडिंग वेव की जो इक्वेशन होती है फिजिक्स के अंदर आप लोग स्टडी करते हैं, उस इक्वेशन की हेल्प से उसने इस इक्वेशन को इलेक्ट्रॉन के लिए इम्प्लीमेंट किया। इलेक्ट्रॉन का एम्पलीट्यूड जो कि निकाला गया, जिसको कि साई बोला गया। साई का मतलब होता है वेव फंक्शन। उस वेव फंक्शन से ही आगे फिर सारी स्टोरी जो है कि स्टार्ट होती है। उसको वन डायमेंशन में सॉल्व किया गया, बाद में फिर 3 डायमेंशन में एक्स वाई जेड यानी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में सॉल्व किया गया। बाद में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को पोलर कोऑर्डिनेट में ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद एक कॉम्प्लिकेटेड श्रोडिंगर इक्वेशन आती है, जिसको कि 3 कंपोनेंट में फ्रैगमेंट कर दिया जाता है, जिससे कि रेडियल वेव फंक्शन एंड एंगुलर वेव फंक्शन का कॉन्सेप्ट आता है। एंगुलर वेव फंक्शन में भी 2 कंपोनेंट आ गए, एजीमुथल कंपोनेंट एंड द नेक्स्ट वन इज द पोलर कंपोनेंट। पोलर कंपोनेंट जैसे आपको पहले भी बताया गया है कि ये एजीमुथल क्वांटम नंबर एल एंड एम पे डिपेंड करता है, और जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है वो केवल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पे डिपेंड करता है। ये जितने भी क्वांटम नंबर की मैं बात कर रहा हूँ, ये क्वांटम नंबर कुछ नहीं है, ये क्वांटम नंबर श्रोडिंगर इक्वेशन के सॉल्यूशन से ही पॉप आउट देखी होती हैं। हमारा अंडरस्टैंड करने का जो मेथड होता है, पहले हम इनके बारे में बात कर लेते हैं और बाद में जाके रिवर्स ट्रैक पे जाके इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ होती है। इसलिए पहले इसके आउटकम को समझा जाता है और फिर रिवर्स डायरेक्शन में इस चीज़ को देखा जाता है। ये सिचुएशन बिल्कुल वही है जो आजकल आप जो कि बॉलीवुड के अंदर जो है कि देख रहे हैं कि जो ड्रग पेडलर हैं, मेन पेडलर की जगह पे पहले जो है कि उनके छोटे छोटे जो है कि जो छोटे छोटे एक तरीके से कन्विक्ट्स हैं या छोटे छोटे तरीके के जो क्रिमिनल्स हैं, पहले उन पे जो कि सीबीआई या एनसीबी जो कि धावा बोल रही है, और बाद में उनके ट्रैक के थ्रू एक बिग फिश तक जो है कि पहुंच रहे हैं। वही हमारी यहाँ पे भी अप्रोच रही है कि हम पहले छोटे छोटे फंडामेंटल्स को जो है कि देखते हुए और फिर जो है क्वांटम मैकेनिक्स श्रोडिंगर के एक भयंकर जो है कि समुद्र के अंदर अपने आप को जो है कि एंटर कर रहे हैं। इज इट क्लियर? तो हम लोगों ने अल्टीमेटली श्रोडिंगर इक्वेशन का एक फाइनल कंक्लूजन पे ये पाया कि जो भी इक्वेशन हमारे पास में आई, उस इक्वेशन के अंदर 2 बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट हमको मिले। एक को हमने बोला रेडियल वेव फंक्शन और दूसरे को बोला एंगुलर वेव फंक्शंस। रेडियल वेव फंक्शन केवल ये जानकारी देता है कि न्यूक्लियस ऑफ एटम से कितने डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। अगर इलेक्ट्रॉन मिल गया तो वो इलेक्ट्रॉन 3 डायमेंशन में किस तरीके के शेप की फॉर्म में है,
इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ी एंगुलर क्वांटम जो कि नंबर की, और उसी एंगुलर क्वांटम नंबर के बिहाफ पर हमने डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल के शेप्स जो कि निकाले कि एस स्फेरिकल है, पी डम्बल है, डी इज़ द डबल डम्बल, एफ इज़ द ट्रिपल डम्बल। ऐप को जनरली स्टडी नहीं किया जाता, बट हम ऐप की भी आपको इंफॉर्मेशन दे देंगे कि वो जगह ट्रिपल डम्बल क्यों आया, कैसे आया है, उसका नॉमेनक्लेचर क्या है। पी में पी एक्स, पी वाई, पी जेड, इसमें एक्स क्या है, वाई क्या है, जेड क्या है, क्या ये केवल एक्सिस को ही रिप्रेजेंटेशन करते हैं या कुछ और है। ऐसे डी के अंदर आप स्टडी करते हैं डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। ये सबस्क्रिप्ट में जो मैं टर्म्स बोल रहा हूँ, इन टर्म्स का एग्जैक्टली मीनिंग क्या है, ये मीनिंग भी आपको एग्जैक्टली यानी क्लियर होना चाहिए। क्योंकि अगर आप साइंस पढ़ रहे हैं तो साइंस का मतलब होता है कि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। जहाँ तक मैं साइंस को अपने लेवल पे अंडरस्टैंड करता हूँ, तो मेरा हमेशा ये विश्वास होता है कि साइंस में हर ABCD की इंफॉर्मेशन हम लोगों को अता पता होनी चाहिए। इसी कॉन्टेक्स्ट में आज मैं एक थोड़ा सा शॉर्ट इन्फॉर्मेशन आपको जो कि दे रहा हूँ। इसमें जो भी मैंने कंक्लूसिव पॉइंट जो कि लिखे हैं, ये कंक्लूसिव पॉइंट मैंने यानी श्रोडिंगर इक्वेशंस के सल्यूशन के बिहाफ पर जो चीज़ें आते हैं उनको मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है। इसमें कई सारे यानी रियल सॉल्यूशंस होते हैं, बहुत सारे इमेजिनरी होते हैं, जिनको कि रियल करने के लिए हमें जो है कि कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स की हेल्प लेनी पड़ती है। कॉम्प्लेक्स नंबर चाहिए, आयोटा कॉन्सेप्ट चाहिए, कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक कॉन्सेप्ट यहाँ यूज़ करनी पड़ती है। तो लेट मी गेट बैक टू द बोर्ड and make you understand, feel very comfortable. It's not a complicated thing. नाम और जो मैंने अभी तक वर्ड्स बोले, they seem to be very complicated, but the things are very very simple, very understandable if you try to understand with a proper scientific and the mathematical instrumental mind. Let me get back to the board and make you very quick and fast understanding of the things. यहाँ देखो, मैं केवल एंगुलर फंक्शन की बात कर रहा हूँ। आपने क्वांटम नंबर स्टडी किए हैं। क्वांटम नंबर जैसे ABCD ये 4 केसेस मैंने बना रखे हैं। अगर क्वांटम नंबर L की वैल्यू 0 है, आपको पता है कि यानी अगर n का वैल्यू if the value of n is taken equal to here 1, then the L will assign value 0, n का वैल्यू भी क्या होता है 0। ये आप अच्छे से जानते हैं, और इसको आप लोग जो है कि बेसिक फंडामेंटल लेवल पे बोल देते हैं कि सर ये 1s ऑर्बिटल है। डेफिनेटली नो डाउट अबाउट दिस, बट ये 1s क्यों हुआ, कैसे आया, ये एग्जैक्टली अगर ये वैल्यूज़ हमारे पास में मैग्नेटिक एंड एजीमुथल क्वांटम नंबर की होती है, तो उसका एंगुलर फंक्शन जो मैंने यहाँ लिखा है, कंफ्यूज मत होना, दिज आर सिंपली मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। ये लिखा y00 00 मीनिंग नीचे लिख दिया L, ऊपर लिख दिया मैंने M। ये है एंगुलर वेव फंक्शन जो कि थीटा और फाई पे डिपेंड करता है। इसका मतलब ये हुआ कि एंगुलर फंक्शन इज़ द फंक्शन ऑफ थीटा एंड फाई। और थीटा एंड फाई आप बहुत अच्छे से जानते हैं। थीटा होता है जेड एक्सिस के साथ रेडियल वेक्टर का एंगल। रेडियल वेक्टर का मतलब जो ये बताता है कि न्यूक्लियस से कितनी डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन मौजूद है, उसको कहा जाता है रेडियल वेक्टर। तो रेडियल वेक्टर का जेड एक्सिस के साथ में जो एंगल होता है उसको थीटा बोला जाता है, और उस रेडियल वेक्टर का जो एक्स वाई प्लेन पे प्रोजेक्शन बनता है उसको फाई एंगल बोला जाता है। जब इस थीटा एंड फाई को यानी श्रोडिंगर इक्वेशन पे सॉल्व किया तो हमें ये डाटा मिले, जो थीटा का वैल्यू मिला वो 1/√2 मिला, और जो फाई का वैल्यू मिला वो मुझे 1/√2 पाई मिला। इसको मैंने जो कि मल्टीप्लाई जो कि ले लिया, क्योंकि ये जो फंक्शन होता है इट इज़ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस थीटा फंक्शन एंड द फाई फंक्शन। ये मल्टीप्लाई होने के बाद ये वैल्यू आया। इस वैल्यू में आप देख रहे हैं जो फाइनल रिजल्ट मेरे पास में आ रहा है
इस फाइनल रिजल्ट में न तो कहीं पे मुझे थीटा नज़र आ रहा है, न कहीं पे मुझे फाई नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये जो एंगुलर वेव फंक्शन हो गया, ये थीटा एंड फाई से इंडिपेंडेंट हो गया। ये न तो थीटा पे डिपेंड करता है, न ये फाई पे डिपेंड करता है। तो आप खुद ही सोचो कि न्यूक्लियस के चारों तरफ कोई अगर ऐसा फंक्शन आ रहा है जो न तो पोलर एंगल पे डिपेंड कर रहा है, न एजीमुथल एंगल पे डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब वो फंक्शन कैसा हो गया? वो फंक्शन यानी सिमेट्रिकल फंक्शन हो गया। और यही कारण होता है स्फेरिकली सिमेट्रिकल फंक्शन में न तो थीटा डिपेंडेंस होते, न फाई डिपेंडेंस होता है। यही कारण होता है कि इसको हम एस ऑर्बिटल बोल लेते हैं, स्फेरिकली सिमेट्रिकल ऑर्बिटल, इसको क्वांटम मैकेनिक्स में नाम दे दिया गया है। तो ये एग्जैक्टली किसको रिप्रेजेंटेशन कर रहा है? दिस इज रिप्रेजेंटिंग टू द 1s। इसका पोलर डायग्राम मैं पहले ही वीडियो में एक्सप्लेन के ले चुका हूँ। सिमिलर तरीके से अगर आप अगले पार्ट पे यहाँ ध्यान दें तो L इज इक्वल टू हो चुका है 1। L इज इक्वल टू 1 का मतलब ये p ऑर्बिटल की बात हो रही है। L अगर 1 होता है तो m की तीन वैल्यू होते हैं, 0 एंड प्लस माइनस 1। मैं यहाँ 0 वैल्यू को लेते हुए चल रहा हूँ। जब ये क्वांटम नंबर आते हैं तो श्रोडिंजर इक्वेशन में एंगुलर वेव फंक्शन y10 which is a function of theta and phi, it is equal to जो थीटा फंक्शन है ये है √3/2 cos थीटा के इक्वल, और जो फाई फंक्शन है दिस इज 1/√2 पाई। सिंप्लीफाई करने के बाद ये हो जाता है √3/4 पाई cos थीटा। आप देख रहे हैं इसमें कोई इमेजिनरी नंबर नहीं है, इट इज़ अ रियल फंक्शन। इस फंक्शन को आप सीधे जो है कि सॉल्व कर सकते हैं, इसके थ्रू सीधे आप प्लॉट या ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। इट इज़ अ रियल फंक्शन विच इज़ डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ cos थीटा। सेम तरीके से अगर आप यहाँ चलें कि L इज इक्वल टू 1 ले लें और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को ले लें +1, अगले में मैंने -1 जो कि ले रखा है, तो इसका एंगुलर वेव फंक्शन बन जाएगा y1 + 1 थीटा फाई इज इक्वल टू √3/4 साइन थीटा इंटू 1/√2 पाई। ये आप टेंशन मत करना है कि ये डाटा कहाँ से आ रहे हैं। ये श्रोडिंजर इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद में आते हैं, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस है जिसको कंप्यूटेशनल टेक्निक पे सॉल्व किया जाता है। हम केवल उसके फाइनल कंक्लूसिव पॉइंट पे जा रहे हैं, इनटू cos थीटा एंड आयोटा साइन फाई। इसको जब मैंने जो कि सिंप्लीफाई किया तो ये हो गया √3, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, √3/8 पाई हो गया, साइन थीटा cos थीटा इंटू आयोटा साइन फाई। इसको जो कि ट्रिगोनोमेट्री के थ्रू जो कि सॉल्व कर दिया। यहाँ से आप सीधा जो है कि एक पॉइंट को ऑब्जर्व जो है कि ले पा रहे हैं कि अगर ये सिचुएशन मेरे पास में ऐसे तरीके से आ रही है तो यहाँ पर ये साइन थीटा cos थीटा आयोटा साइन फाई, ये वाला देखो इसमें एक इमेजिनरी क्वांटिटी आ चुकी है। इस इमेजिनरी क्वांटिटी को मैथमेटिकली कैसे सॉल्व किया जाएगा इसी बारे में आई विल जस्ट कम अप जस्ट लेटर ऑन, जिसको मैंने आगे इंटरप्रिटेशन किया है। सेम तरीके से अगर L का वैल्यू 1 होता है, m इज इक्वल टू -1, एंगुलर वेव फंक्शन क्या हो गया y1 - 1 इज इक्वल टू √3/4 साइन थीटा इंटू 1/√2 पाई cos थीटा माइनस आयोटा साइन फाई। वेरी इंटरेस्टिंग। इसको आगे मैंने सिंप्लीफाई किया, यानी ट्रिगोनोमेट्री की हेल्प से सिंप्लीफाई किया। ये फंक्शन ऐसे तरीके से जो कि आ गया, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इन दोनों ही फंक्शन में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ मेरे को देखने को मिल रही है, और वो चीज़ जो देखने को मिल रही है, यहाँ पे प्लस साइन है, जो यहाँ इंटरेस्टिंग चीज़ है कि देखने को मिल रही है वो है कि इसमें भी एक इमेजिनरी टर्म आ रही है, यहाँ भी इमेजिनरी यानी टर्म आ रही है। आप लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर यानी 12th के अंदर स्टडी लेके लिया होगा।
इसको सॉल्व करना आसान काम नहीं है, इसलिए हमें क्या करना पड़ता है कि इस वेव फंक्शन को भी नॉर्मलाइज करना पड़ता है, इसको भी मुझे नॉर्मलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मलाइज करने के बाद ही मुझे जो है कि यानी रियल फंक्शन जो है कि मिलेगा, और उस रियल फंक्शन के थ्रू ही मैं डिसाइड कर सकता हूँ किस तरीके के पोलर ग्राफ आएंगे, किस तरीके से वो इक्वेशन मीनिंगफुल सेंस में जो है कि चली जाएगी। तो जैसे यहाँ पे इसके लिए, इस फंक्शन के लिए मैं बात कर रहा हूँ, यानी नॉर्मलाइज वेव, जब इसका नॉर्मलाइज वेव फंक्शन निकाला मैंने इसके लिए, तो यानी √2 से डिवाइड जो के ले लिया इंटू √3/8 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन फाई एज यूजुअल जो यहाँ लिखा है, प्लस सिमिलर तरीके से दो तरीके होते हैं, एक होता है बाय द कॉम्बिनेशन प्रोसेस एंड दूसरा होता है बाय द सब्ट्रैक्शन प्रोसेस। तो यहाँ जो मैं इसके लिए कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं इसको कंबाइन कर रहा हूँ, कंबाइन का मतलब एडिशन यानी ऐड कर रहा हूँ, और डी निकालूंगा बाय द प्रोसेस ऑफ द सब्ट्रैक्शन, क्योंकि दो पॉसिबिलिटी जो कि जाएंगी। तो एग्जैक्टली क्या हुआ कि जब इन दोनों फंक्शन को मैंने ऐड किया, तो ऐड करने के बाद ये इक्वेशन आई, इस इक्वेशन को ट्रिगोनोमेट्री सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद ये आ गया। अब आप देख रहे हैं इसमें कोई इमेजिनरी क्वांटिटी नहीं है, हम पहले ही पोलर कोऑर्डिनेट के अंदर स्टडी ले चुके हैं कि जो x होता है r साइन थीटा कॉस फाई, ये पहले बता रखा हूँ मैं, r इज इक्वल टू x साइन थीटा कॉस फाई। यहीं से इस चीज़ को मैंने लिखा है 3/√4 पाई, मतलब √3/4 पाई लिखा हुआ है। इस फंक्शन की जगह मैंने लिखा x अपॉन दैट इज योर r, x अपॉन r, यानी ये शो कर रहा है कि जो इसका एंगुलर वेव फंक्शन है ये x पे डिपेंड कर रहा है, इसीलिए जो ऑर्बिटल इसको सेटिस्फाई करता है उसको नाम दे दिया गया px। भाई सीधी सी बात है कि अगर ये L1 है तो ये P है। अब ये 1 क्या रिप्रेजेंट है, x है, y है, z है, वो यहीं से कंक्लूड होके आया है, क्योंकि इसकी डिपेंडेंस x पे जा रही है, इसलिए इसको हमने बोल दिया दैट इज हियर px एटॉमिक ऑर्बिटल्स। जब सब्ट्रैक्शन किया गया तो सब्ट्रैक्शन करने के बाद यही चीज़ आप देख लीजिएगा, वही फंक्शन मैंने लिखा है, यहाँ माइनस साइन जो के डाल दिया, सिंप्लीफाई किया, ये फंक्शन जो है कि आ गया, यहाँ साइन थीटा साइन फाई की जगह पे जो है कि ये वैल्यू होता है वाई को, ये मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में बता चुका हूँ आपको। जब आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज करने का लेक्चर दिया था, वहाँ पे साइन थीटा साइन फाई की वैल्यू क्या आती है वाई, उसी को मैंने जो कि यहाँ लिखा वाई अपॉन आर, यानी वाई इज इक्वल टू होता आर साइन थीटा साइन फाई, इसको डाल दिया यहाँ वैल्यू। तो देखा जो भी फंक्शन आया ये फंक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है, वाई पे, इसलिए एटॉमिक ऑर्बिटल को नाम दे दिया गया है पी वाई। ये जो फंक्शन जो यहाँ लिखा है ये c, ये फॉर c, ये किसका फंक्शन आया हुआ है, कौन सा एंगुलर वेव फंक्शन दिखा रहा है, ये दिखा रहा है आपका साई c में, यानी क्या है, यानी यहाँ पर ये सीधे एंगुलर वेव फंक्शन की बात हो रही है, दैट इज आर y, नीचे यहाँ l है, यहाँ पे ये +1 है, और सब्ट्रैक्शन के केस में क्या रहा है y, नीचे जो l है ये वैल्यू कितना है 1, और ये कितना है -1। इसका जो कि मैंने यहाँ पर ये निकाला हुआ है जो कि यानी फंक्शंस। तो इस तरीके से px और py ये नोमेनक्लेचर यानी दिए गए हैं। pz की जो कहानी है वो पहले ही मैं आप लोगों को एक्सप्लेन जो कि ले चुका हूँ, यहाँ पर आप देख पे रहे हैं कॉस थीटा फंक्शन आ रहा है, और थीटा तुम्हें आता पता ही है, जो थीटा होता है थीटा यानी r इज इक्वल टू, सॉरी जो यहाँ पे बताया z इज इक्वल टू क्या होता था r cos थीटा, तो z अपॉन आर इज इक्वल टू क्या गया cos थीटा, cos थीटा को हटा के अगर मैं यहाँ पर इसकी जगह में z अपॉन आर डाल दूँ, इसका मतलब ये z पे डिपेंड कर रहा है, अगर ये z पे डिपेंड कर रहा है तो ये वाला वेव फंक्शन pz एटॉमिक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है।
ये क्लियर? तो आई होप कि जो आपको बताया गया है कि किसी भी ऑर्बिटल में जब पी एक्स पी वाई पी जेड लिखा हुआ रहता है तो इसका एग्जैक्ट साइंटिफिक क्वांटम जो कि मैकेनिकल मीनिंग क्या होता है। इसी तरीके से आपको डी ऑर्बिटल में भी अंडरस्टैंड करना है कि डी एक्स वाई इसमें एक्स वाई क्या होता है, डी वाई जेड इसमें वाई जेड क्या है, डी जेड एक्स इसमें जेड एक्स क्या है। इसी तरह डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है, क्या ये एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई है, या डी जेड स्क्वायर के अंदर जो जेड स्क्वायर लिखा रहता है इन द सबस्क्रिप्ट, इनका एग्जैक्ट क्वांटम मैकेनिकल मीनिंग क्या होता है। ये बहुत ही फंडामेंटल इन्फॉर्मेशन है जिनको आप लोग याद रख लेते हैं, बट इनका एग्जैक्ट साइंटिफिक एंड क्वांटम जैसे मैकेनिकल मीनिंग मालूम नहीं होता है। ये चीज़ आपको अता पता होनी चाहिए। आई होप कि आज आपको मैंने बहुत ही फंडामेंटल जो कि लेवल पे इन चीज़ों के बारे में तहकीकात जो कि करवाई है। यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दीज फैक्ट्स एंड होपफुली जब तक आप इंटरेस्ट जो है कि जनरेट नहीं करेंगे अपने जो कि सब्जेक्ट में, अपने पार्ट में, ये चीज़ नो डाउट कॉम्प्लिकेटेड है, इसको एक्सप्लेन करना भी कॉम्प्लिकेटेड है, इसको अंडरस्टैंड करना भी यानी चैलेंज है। खासकर 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट के लिए ये चीज़ नहीं होती है। 12th स्टैंडर्ड में भी जब स्टूडेंट हायर मैथमेटिक्स, कॉम्प्लेक्स नंबर, आयोटा, ट्रिगोनोमेट्री, वेव थ्योरी, डिफ्रैक्शन, सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ द वेव, इन चीज़ों को स्टडी ले चुके होते हैं तो थोड़ा बहुत वो लोग इसको अंडरस्टैंड ले पाते हैं। अदरवाइज ये ब्रांच स्पेशली जो है कि इंजीनियरिंग के अंदर भी पढ़ाई जाती है और कॉलेज लेवल पे जो बच्चे जो है कि बीएससी एमएससी में जो कि होते हैं उन बच्चों के लिए जो नेट गेट या हाई लेवल के एग्जामिनेशंस के लिए जो कि प्रिपरेशन जो कि लेते हैं उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है, क्योंकि दे आर अवेयर ऑफ ऑल द बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ द फिजिक्स एंड जस्ट द मैथमेटिक्स। बट मैंने जिस तरीके से इन फैक्ट को इंटरप्रिटेशन किया है, it is equally comprehensible to the student those who are preparing for IIT advanced examination, and hopefully it will help a lot to them, because thereafter the next video where I will be dealing with the problem sections based on the quantum JK mechanics, वहाँ इन्हीं चीज़ों की हेल्प ली जाएगी and we will explore the shortest and the super techniques by which we can reach to the answer of the question in the shortest possible of time. Thank you very, very much. Wish you all the best and have a very good night and enjoy the quantum mechanics. Thank you very much.